तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये फिंग हेवनली realm से रीइंकार्नेट होकर मॉर्टल realm में पहुंच गया, जहां पर वो ये फैमिली का सर्वेंट था। साथ ही टाउन में हंटिंग कंपटीशन शुरू हो चुका था। तो ये फिंग ने 20 स्कोर हासिल करके पहले राउंड को जीत लिया। दूसरे राउंड में वो वांग फैमिली के जीनियस कल्टीवेटर और उस क्लैन के हेड को भी हरा देता है, जिसके चलते हंटिंग कंपटीशन में एक क्लैन की जीत हो गई। साथ ही ये फैमिली के लॉर्ड भी ये फिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये फिंग को देख पाते हैं, जो कि ये फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। हंटिंग कंपटीशन में एक क्लैन को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई, जिसके चलते मास्टर टियानी अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने काफी ज्यादा शराब भी पी ली। वो अपनी वाइन की पैली को रेस करते हुए कहने लगे कि हंटिंग कंपटीशन में ये फिंग की वजह से ही हम जीत पाए, सारा क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए। अब वांग फैमिली कभी भी हमसे पंगे लेने की जरूरत नहीं दिखाएगी। साथ ही वो ये फिंग का शुक्रिया भी अदा करने लगे। तो ये फिंग उनसे कहता है कि आप तो बेवजह मुझे शर्मिंदा कर रहे, मैं भी इसी फैमिली का मेंबर हूँ, हमारे फैमिली को ऊंचे मकाम पर ले जाना तो मेरा फर्ज है। उतने में लॉर्ड टियानी तुरंत ये फिंग के पास पहुँच गए। वो कहते, बच्चे तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। उस वक्त मेरे पास बस एक आयरन सोर्ड थी और उसी के दम पर मैंने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। मैंने तो सिटी के इस गली से लेकर उस गली तक अपना दबदबा साबित किया। इस पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं था जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो पाए। मास्टर टियानी तो अपनी तारीफ इस कदर कर रहे थे मानो उन्होंने पूरी दुनिया पर ही अपना डोमिनेंस साबित किया हो, और उनकी ये हरकतें देखकर ये फिंग को भी हंसी आने लगी। टियानी उसे बताते हैं कि मैं काफी ज्यादा बहादुर था और इसी तरह से हमारी ये फैमिली पूरी सिटी में फेमस हो गई। वहीं पर जीलिंग अपना सिर पकड़ते हुए कहने लगी कि फादर के ये सारे किस्से सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। जब भी इन्हें शराब ज्यादा हो जाए ये तुरंत ही अपनी पुरानी यादों में खो जाते। वहीं पर मास्टर टियानी ये फिंग को बताने लगे कि हीरोज तो खुद को फोर्ज करते हैं और तुम भी पूरी दुनिया को एक दिन डोमिनेट करोगे। आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है और मैंने भी फैसला कर लिया कि इस जर्नी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इनफैक्ट मैं तो कसम खाकर बताता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा ट्रीट करूंगा। अब ये सुनते साथ ही उनकी छोटी बेटी जिलिंग उनके पास पहुँच गई। वो कह रही थी, फादर क्या आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हो? अगर आपने ये फिंग को अपना छोटा भाई बना लिया तो वो मेरे अंकल होंगे। जो सुनते साथ ही मास्टर टियानी फटाफट से ये फिंग से दूर हट गए। वो कह रही थी, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने तो ये फिंग और जिलिंग की शादी फिक्स की है। अगर ऐसे में मैंने ये फिंग को अपना भाई बना लिया तो हमारी पूरी जनरेशन ही मिक्सअप हो जाएगी। अब ये फिंग को तो इस शादी से कोई एतराज नहीं था, मगर तभी जिलिंग कहती कि फादर ये आपको किसने बताया कि मैं इस लंगूर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? जिस पर मास्टर टियानी कहते कि तुम क्या बल्कि तुम्हारा बाप भी इससे शादी करेगा। और फिर टियानी ये फिंग से कहने लगे कि मैं तुम्हें छोटा भाई बुलाऊंगा और तुम मुझे ससुर जी बोल सकते हो। रही बात शुयान की तो वो तुम्हें जीजा जी या फिर अंकल बुला सकती है। उतने में शुयान को गुस्सा आ गया। वो कहती, फादर अब आप बिल्कुल भी होश में नहीं हो, आपने तो रिश्ते नातों को ही मिक्सअप कर दिया। मेरे ख्याल से अब आपके सोने का वक्त हो चुका है, आज के लिए इतनी शराब काफी हो गई। जिसके बाद वो जिलिंग से कहती कि चलो फादर को कैरी करने में मेरी हेल्प करो। वहीं पर जिलिंग भी अपने फादर से कहने लगी कि हम आपके बहादुरी के किस्से सुन सुनकर पक चुके हैं, अब आप आराम से सो जाए, आपने साबित कर दिया कि आप एक हीरो हो। और तभी वहाँ से जाने से पहले शुयान ये फिंग को बताने लगी कि तुम भी थोड़ी सी रेस्ट कर लो, कल सुबह ही हमें एक लंबे सफर पर निकलना है। तो ये फिंग भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करने वाला था, मगर तभी जिलिंग वहाँ पर पहुँच गई। उससे कहती है, ये फिंग मेरे फादर और सिस्टर तुम्हें पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें लाइक करूंगी। हमारी पहली मुलाकात में ही तुमने मेरे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन अब तुम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। अब ये फिंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो उससे कहता है, राजकुमारी क्या आप मुझे ये बताने की तकलीफ उठाओगी कि इस बार मैंने क्या किया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम दोनों का सारा हिसाब चुकता हो गया। तो जिलिंग उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतनी प्यारी बंदी मुझे आसानी से मिल गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर वो दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश थी कि ये फिंग ने इस शादी से मना नहीं किया। तभी ये फिंग उससे कहता है कि तुम तो शादी की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी जैसी घमंडी लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे
फादर के लाड़ प्यार ने तुम्हें पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब ये सुनते साथ ही जिलिंग उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कह रही थी कि मेरे फादर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। और तभी एफेंग ने उसके चेहरे पर हाथ लगाया और फिर वो उसे बड़े ही प्यार से बताने लगा कि अगर तुम अपना गुस्सा थोड़ा सा कम करके मेरे साथ प्यार से रहो तो हो सकता है मैं तुमसे शादी कर लूं, वरना तुम्हारी जैसी नकचड़ी को तो कोई भाव नहीं देने वाला। और उतने में जिलिंग गुस्से में उसका हाथ हटाकर वहाँ से निकल पड़ी। वहीं पर एफेंग कह रहा था कि अरे वाह, इसे उकसाना काफी ज्यादा सिंपल है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। एफेंग और शियान एक लंबे सफर पर निकलने के लिए तैयार थे। मास्टर टियानी इन दोनों को बताते हैं कि रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम दोनों संभाल के रहना और सोर्ड सेक में पहुँचते साथ ही मुझे भी खबर कर देना। जिस पर शियान कह रही थी कि फादर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सोर्ड सेक में पहुँचते साथ ही मैं आपको पैगाम भेज दूंगी। वहीं पर एफेंग भी मास्टर टियानी को ग्रीट करने लगा। साथ ही वो जिलिंग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था तो उस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाओ। इतना कहते साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ा। दरअसल उसने जिलिंग को बताया था कि उस पर गुस्सा बिल्कुल भी सूट नहीं होता, तो उसने एफेंग के साथ प्यार से रहना चाहिए। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ के माउंटेन्स के इलाके में एक जायंट स्टोन सोर्ड थी जो कि सोर्ड सेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। एफेंग और शियान भी अभी इस सेक्ट में पहुँच चुके थे। शियान उसे बताने लगी कि इसे फेलाई पिक कहा जाता। इसी पिक पर नए डिसाइपल्स को एडमिशन दी जाती। फेलाई पिक की स्टोन सोर्ड को देखते साथ ही एफेंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है सीनियर, ये सोर्ड सेक्ट तो वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही। ऐसी एनर्जी हमारे कल्टीवेशन को आसानी से बूस्ट कर सकती। शायद इसी वजह से सोर्ड सेक्ट नंबर 1 सेक्ट माना जाता। उतने में शियान से कहती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एडमिशन कराने तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो एफेंग कह रहा था कि सीनियर आप मेरी फिक्र ना करें, मैं जानता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपके अपने भी कुछ मिशंस होंगे तो आप उन पर फोकस कीजिए। रही बात एडमिशन की तो वो मैं खुद ही देख लूंगा। अब ये सुनते साथ ही शियान तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। अब एफेंग फेलाई पिक पर जाने वाला था कि तभी उतने में एक और बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वेल इसका नाम था जू जिंगवेई। वो उससे पूछ रही थी सीनियर क्या आप भी यहाँ पर ट्रायल देने आए हो, जिसका एफेंग ने हाँ में जवाब दिया। तो फिर जू भी उसके साथ पिक की तरफ निकल पड़ी। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद 3 डिसाइपल्स ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उनमें से एक बंदा कहता है कि शायद तुम लोग यहाँ पर नए आए हो, सोर्ड सेक्ट में एंटर करने से पहले तुम्हें सेफ पैसेज का पास लेना पड़ेगा। चलो जल्दी से पेमेंट करो और हम तुम्हें यहाँ से एंट्री देंगे। अब ये सुनते साथ ही जून पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम तो सोर्ड सेक्ट का नाम बदनाम कर रहे हो। सेक्ट में एंटर करने का कोई ऐसा रूल नहीं है, इसलिए जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। दरअसल जू जिंगवेन के पास एक टोकन था, तो उसे देखते साथ ही ये लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये तो मार्क्विस जी उनकी बेटी है। वहीं पर एफेंग की नजर इन लोगों के ट्रेजर्स पर थी। उसे इनके हाथ में मौजूद रिंग और इनकी सोड काफी ज्यादा पसंद आ गई। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि ये बंदे हमें चुना लगाना चाहते थे, लेकिन अब असली चुना तो इन्हें लगेगा। और तभी उनमें से एक बंदा जू से कहने लगा कि अरे आप तो मार्क्विस जी उनकी बेटी हो, हम तो आपका रास्ता कभी भी ब्लॉक नहीं करेंगे, प्लीज आप सोर्ड सेक्ट में एंटर कीजिए। तो जू एफेंग को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। हालांकि उस बंदे ने उनका रास्ता रोक दिया था। वो कह रहा था फेरी जू आप सोर्ड सेक्ट में एंटर कर सकती हो, मगर आपके सर्वेंट को पास खरीदना पड़ेगा। उतने में जूस बंदे को बताने लगी कि मेरी कजिन यहाँ के आउटर डिसाइपल है, अगर उसे पता चला कि तुम लोगों ने हमें बुली किया था फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी। मगर उन्हें तो जू की बातों पर यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं कि पैसे तो इस बंदे को देने पड़ेंगे, अगर ये खुद नहीं देगा तो हम इससे छीन सकते हैं। और इतना कहते साथ ही एक बंदे ने सीधे एफेंग पर छलांग लगा दी। अब जू तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर एफेंग ने फटाफट से उसे साइड में हटा दिया। इतना ही नहीं, उसने उस कल्टीवेटर को भी सीधे चट्टान पर पटक दिया। उस बंदे को तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। बेचारे को चट्टान पर सिर पटकने से काफी जोरों से चक्कर आने लगे, मगर उसका घमंड अभी तक टूटा नहीं था। वो एफेंग से कह रहा था कि तू एक मामूली सा कल्टीवेटर है, मगर फिर भी मेरे सामने बदतमीजी की। तुझे शायद आइडिया नहीं थी कि हमारा सोर्ड से कितना ज्यादा पावरफुल है। इतना कहते साथ ही वो बंदा एफेंग को सबक सिखाने के लिए रवाना हो गया। वो एफेंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करने वाला था, मगर एफेंग ने तो उसका हाथ ही होल्ड कर लिया। वो बेचारा खुद को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर एफेंग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी देखकर उस बंदे के दोस्त भी एफेंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे एफेंग पर छलांग लगा दी, मगर एफेंग उसी वक्त अपने क्रिएशन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। तब तक उन बंदों के वेपन्स के अटैक उसके आर्मर पर हिट हो चुके थे, जिसमें से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उस एनर्जी फ्लक्चुएशंस को देखकर तो जू भी थोड़ी
सी हैरान थी, क्योंकि ऐसे एनर्जी फ्लक्चुएशंस बस एक पावरफुल बंदा ही रिलीज कर सकता। शायद इस बंदे की लेजेंडरी हेवन रैंकिंग वाली डिफेंसिव टेक्निक होगी। वहीं दूसरी तरफ एफिंग अपने एक ही फटके में इन तीनों को पटक देता है। उनसे कह रहा था, भाइयों तुमने तो बेवजह ही मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें कुछ ऐसी पिटाई मिलेगी कि तुम दोबारा कभी किसी और को बुली ना करो। वैसे तो एफिंग का आर्मर देखकर ही इन्हें अकल आ जानी चाहिए थी, मगर अभी तक इन तीनों ने हार नहीं मानी। इन्हें लग रहा था कि भला ये अकेला बंदा हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, इसलिए वो तीनों भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसे माउंटेन सी सील कहा जाता था। अब ये देखकर ही जू तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई, मगर उसी वक्त एफिंग ने अपने गोल्डन ड्रैगन को रिलीज करते हुए सीधे उस माउंटेन सी सील पर हमला कर दिया। उसके एक ही पंच में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे और फाइनली वो फॉर्मेशन ब्रेक होकर ये तीनों भी चट्टान पर पटके जाते हैं। मगर अभी तक एफिंग का दिल नहीं भरा था। उन बंदों से कहता है कि चलो दूसरे लेसन के लिए तैयार हो जाओ। जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तुम्हें अपना सिर अदब से झुकाना पड़ेगा। जिसके बाद एफिंग ने उन तीनों पर 1 बाय 1 करते हुए 3 पंचेस रिलीज कर दिए, जिसके चलते उन तीनों के भी सिर नीचे झुक गए थे। और अब यहाँ पर उसने एक बार फिर से अपने ड्रैगन को समन कर लिया था। उसे देखते साथ ही वो तीनों बंदे काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो लोग अब और ज्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एफिंग से कहते कि बॉस प्लीज अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करो, हम दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने ज्यादा खतरनाक हो, वरना कभी आपसे पंगे नहीं लेते। उतने में एफिंग ने उन तीनों की स्टोरेज बैग्स को कलेक्ट कर लिया। वो कह रहा था कि तुम तीनों ने न जाने कितने सारे बंदों को फंसाकर उनके पैसों पर कब्जा किया, इसलिए ये ट्रेजर भी मैं तुमसे छीन रहा हूँ। ये मेरी ट्यूशन फीस है, मैं तुम तीनों को लाइन पर जरूर लाऊंगा। इधर जू तो एफिंग की स्किल्स को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कह रही थी कि इस बंदे ने एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट का इस्तेमाल किया था। ये आर्ट तो बस इंपीरियल फैमिली के पास ही पाई जाती। अगर ये बंदा रॉयल फैमिली की ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट का इस्तेमाल कर पा रहा है तो ये जरूर से उनसे कनेक्टेड होगा। दरअसल एफिंग ने एक प्रिंसेस की जान बचाई थी, तो उसी ने अपनी रॉयल फैमिली का मैनुअल एफिंग के हवाले किया था। इधर एफिंग उन बंदों की स्टोरेज बैग्स को चेक कर रहा था। वो कह रहा था, भाई लोग तुम्हारे पास तो काफी कम पैसे हैं, मुझे तो लगा था कि 2 नंबर का धंधा करके तुम काफी अच्छी कमाई कर लेते होंगे। तो उनमें से एक बंदा एफिंग से कहने लगा कि बॉस हमारा सारा पैसा उसी स्टोरेज बैग में मौजूद है। दरअसल हम खुद होकर डिसाइपल को बुली करना नहीं चाहते, ये सब तो स्काई कवरिंग अलायंस की साजिश है। वो लोग जबरदस्ती हमसे ये काम करवाते और अगर हम उनकी बात ना सुने तो हमें काफी बुरी तरह से बुली किया जाता। वेल एफिंग भी स्काई कवरिंग अलायंस के बारे में जानना चाहता था। उतने में वो बंदा उससे कहने लगा कि बॉस आपने थोड़ी देर पहले जिस मूव का यूज करके हमारी धुलाई की थी वो मूव काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपके तो एक ही फटके में हमारे अंजर पिंजर ढीले हो गए, तो प्लीज क्या आप हमें वो टेक्निक सिखा सकते हो। जिस पर एफिंग उससे पूछने लगा कि क्या वाकई तुम्हें वो टेक्निक सीखनी है। तो बंदा कहते हैं, हाँ बॉस प्लीज हमें वो टेक्निक सिखा दीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम तीनों हमेशा आपके साथ वफादार रहेंगे। दरअसल हमने भी अर्थ फियांड नाम की अलायंस बनाई थी, तो हम चाहते हैं कि आप उसके लीडर बन जाओ। अगर आप हमारे बॉस बन गए तो मजा आ जाएगा, फिर तो कोई हमें बुली नहीं कर सकता। तो एफिंग कहता है, दोस्तों मुझे तो तुम्हारा पुराना एटीट्यूड ही काफी ज्यादा पसंद आया था। तुमने बिना डरे मेरा मुकाबला किया था और अब तो तुम पालतू कुत्तों जैसे नजर आ रहे हो। जिस पर वो बंदे बताते हैं कि हम तीनों तो बिल्कुल भी ईवल नहीं, बल्कि हमसे तो जबरदस्ती ये सारा काम करवाया जाता है। साथ ही वो जू से कहने लगी कि भाभी प्लीज आप ही भैया को समझा दीजिए, हो सकता है कि आपकी बात सुनकर ये हमारे बॉस बन जाए। तो जू तुरंत ही उन्हें समझाने लगी कि एफिंग मेरे हस्बैंड नहीं है, बल्कि थोड़ी देर पहले ही हमारी मुलाकात हुई। मैं तो एफिंग को ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तो वो लोग तुरंत ही माफी मांगते हुए इन दोनों को रास्ता दिखाने लगे। वो कहते, बॉस आज तो हम तीनों पर्सनली आपको एस्कॉर्ट करेंगे, जिसने भी आपका रास्ता ब्लॉक किया वो हमारे हाथों मार खाएगा। और इस तरह से एफिंग अपने 3 चमचों के साथ सोर्ड सेक की तरफ निकल पड़ा। उसने यहाँ पर आते साथ ही अपना दबदबा बनाना शुरू किया था और ये सोर्ड सेक में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।